नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो भेजे हैं उनका नाम है परवेश। लेकिन ये परवेश की कहानी नहीं है, ये उनके बचपन की दोस्त मनीष की साथ में घटी सच्ची घटना है। तो चलें आज की कहानी में। लेकिन सबसे पहले इस कहानी भेजने के लिए परवेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम परवेश है, मैं बंगाल का रहने वाला। और ये जो घटना घटी थी ना, मेरे साथ नहीं, मेरे मित्र, मेरे बचपन का मित्र मनीष के साथ में। जब मैं और मनीष एक साथ पढ़ाई करते थे, लगभग 20-21 साल की उम्र रही होगी हमारी। लेकिन मैं कुछ दिनों तक मनीष के साथ जरूर अब पढ़ता रहा। लेकिन इसके बाद मैं शहर आ चुका था और जो मनीष थे ना, वो गांव में ही रहे थे। हाँ, मनीष की आर्थिक हालात जो थी ना, ठीक नहीं थी। आप पढ़ाई के साथ साथ में नौकरी की तैयारी भी कर रहे थे और कोचिंग लेने जाते थे। अब उनके गांव से बहुत दूर था। अब रोज पैसा खर्च तो नहीं कर सकते थे। अब एक तरह से जैसे तैसे कुछ पैसा जोड़ करके एक पुराना साइकिल खरीदने के चक्कर में पड़ गए और दूसरे गांव में वो साइकिल एक मिल गई थी। उस टाइम में उस साइकिल की जो कीमत था, अब उनका उतना पैसा तो जमा हो चुका था। आखिरकार साइकिल खरीद करके और मनीष अपने पिताजी के साथ गांव लौट आए थे। और वो साइकिल बिल्कुल सही कंडीशन में थी, चमचमा रही थी, जैसे लग रहा था कि इसका मालिक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत खुश थे मनीष उस साइकिल को पा करके। अपने पिता के साथ अब वो साइकिल लेकर के लौट आए थे और साइकिल तो मक्खन की तरह चल रही थी। पिता को बिठा करके भी अब बड़े आराम से उस साइकिल को चलाते हुए अपने गांव लौट आए थे। अब एक तरह से बहुत खुश थे, चलो अब मुझे जो आना जाना है साइकिल से होगा। अब जहाँ कोचिंग लेते थे वो जगह काफ़ी दूर था। अब एक तरह से बड़ा आराम हो चुका था मनीष के लिए। मनीष सुबह अपना निकल जाते पढ़ाई में, और फिर शाम को टाइम कोचिंग का क्लास था और कोचिंग के क्लास के लिए फिर साइकिल पर सवार होकर के निकल जाते। और दिन में जो साइकिल था ना, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल बिना रिकॉर्ड का, बिना तकलीफ पे चलता था। लेकिन जब पहली शाम को जब वो लौट रहे थे कोचिंग क्लास से, तब अंधेरा हो चुका था। जैसे ही कोचिंग क्लास खत्म हुआ ना, तब मनीष अपनी साइकिल लेकर के घर की तरफ चल पड़े। कुछ देर तक तो साइकिल जरूर हल्का चला और इसके बाद साइकिल एकदम भारी हो चुका था। जैसे लग रहा था कि उसके करियर पर कोई आकर के बैठ चुका है या कोई वजन का सामान रखा गया है। अब साइकिल चला नहीं पा रहे थे मनीष। अब साइकिल रोक करके देखने लगे, भाई इसमें हवा भी सही है, चैन सब कुछ सही है। और खड़ा होकर के स्टैंड पर साइकिल चलाते ना तो फिर आराम से चलता है। और वही साइकिल अब रोड पर उतार करके मैंने चलाते, फिर वो वजन वाला हो जाता था। अब बड़ा मुसीबत में पड़ गए थे। कुछ किलोमीटर का सफ़र अब एक तरह से बड़ा मेहनत वाला हो चुका था। जैसे तैसे साइकिल चला करके अब फिर वो अपने गांव पहुंचे। और तब तक अब इतना मेहनत करने के बाद पसीने पसीने हो चुके थे। परिवार वाले पूछ रहे थे कि अरे मनीष, ये तुम्हारे इतना पसीना क्यों निकल रहा है, क्या बात है बेटा। तब मनीष बताने लगे कि पता नहीं, इधर से साइकिल चला के ले गया तो बड़े आराम से चला, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब मैं उधर से शाम के टाइम लौटने लगा, अंधेरा हो चुका था, तब ये साइकिल अचानक भारी होने लगा, जबकि कोई साइकिल में नुक्स था ही नहीं। अब माँ बाप कहने लगे कोई बात नहीं, आराम करो और सुबह में मिस्त्री को दिखा देंगे, जो भी कमी बेसी होगा वो सही कर देगा, इसमें घबराने वाली क्या बात है। अब इस तरह से मनीष अब रात भर आराम किए और सुबह ही अब साइकिल लेकर के मिस्त्री के पास पहुंच गए। मिस्त्री ने सब कुछ देखा, बोला तो वैसे इसमें कोई खराबी तो है नहीं, सब कुछ चकाचक है, लेकिन चलो जो भी ग्रीस पानी में करना है तेल ग्रीस में लगा देता हूँ। और वही मिस्त्री किया, एक तरह से पूरा सर्विसिंग कर दिया था ग्रीस तेल दे करके कि चलो आप साइकिल आपका मक्खन की तरह चलेगा। अब वाकई में
मनीष चलाए तो पहले की तरह बिल्कुल हल्का चल रहा था, कोई रुकावट नहीं, कोई तकलीफ नहीं चलाने में। अब अपना पढ़ाई में गए, फिर शाम को अपना कोचिंग क्लास गए। कोचिंग क्लास तक गए तब तक मक्खन की तरह साइकिल चल रहा था। अब बहुत हल्का, जैसे हवा में बातें कर रहा हो। लेकिन जब कोचिंग क्लास खत्म हुआ तब अपनी साइकिल लेके चल पड़े। अब उस गांव से निकलने से अब कुछ देर तक तो साइकिल बिल्कुल सही चलता रहा, लेकिन जैसे ही गांव से निकलते हैं अब खेतों का एरिया आ जाता है और अनजान, अब एक तरह से सुनसान अब रास्ता हो जाता है, अंधेरा हो चुका है। और वो साइकिल अचानक फिर से भारी हो जाता है, बिल्कुल भारी हो जाता है, जैसे उस पर कई मन कितना वजन रख दिया गया हो। अब एक तरह से फिर परेशान हो गए मनीष कि बात क्या है, ये कल भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा हुआ है। लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर स्टैंड पर खड़ा करके पैडल मारा कि कोई कमी तो नहीं रहेगी, लेकिन वो पैडल मारते ही बिल्कुल अब चल रहा था आसान से, हवा की तरह। फिर साइकिल पर सवार हुए, कुछ देर तो हल्का चला, अब फिर वही वजन वाला मामला हो गया। अब एक तरह से जो मनीष थे ना, अब समझ नहीं पा रहे थे कि मैं तो मिस्त्री के पास भी ले गया, मिस्त्री ने बोला कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सर्विसिंग कर देता हूँ। अब क्या दिक्कत है? सही मायने में बहुत परेशान हो चुके थे, अभी घर तक नहीं पहुंचे थे। अचानक थक चुके थे साइकिल चला चला करके। इतना तो पैदल आराम से जा सकते थे, ये साइकिल अब का इसका फायदा क्या है? जब इतना ही मेहनत करना है तो पैदल क्यों ना चले। अब एक तरह से साइकिल धकेलते हुए चलने लगे, लेकिन धकेलने में भी साइकिल जैसे उस पर वजन रखा हुआ है। बड़ी मुश्किल से साइकिल को धकेलते हुए आगे अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। आज जब बहुत थक गए ना तो आराम करने लगे। एक जगह बैठ करके पुलिया पर साइकिल खड़ा कर दिए। सोचा चलो थोड़ा सा बाथरूम वगैरह कर लेते हैं, तब तक थोड़ा राहत मिल जाएगी, आराम भी मिल जाएगा। और फिर वही करते हैं, बाथरूम करके जब लौटते हैं ना, अंधेरा तो घना हो ही चुका था। हाँ, आसमान में रोशनी जरूर थी, हल्की फुल्की चांद की। और चांद की रोशनी में जब देखे ना तो उनके कैरियर पर एक कोई इंसान जैसा कोई बैठा हुआ दिखाई दिया, सफेद कपड़ों में, जैसे कोई अब लंबा तगड़ा इंसान हो। अब एक तरह से जो मनीष है ना, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे ये कैसे हो सकता है, मेरी साइकिल पर कैसे कोई बैठ सकता है? लेकिन अगले पल जब आंख झपकाते हैं तब वो इंसान उनकी साइकिल के कैरियर से गायब हो जाता है। अब मनीष समझते कि यार ये मेरी आंखों का भरम है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो पढ़ने वाले लड़के थे और उनको अब इन चीज़ों से बहुत दूर थे। भूत प्रेत को अब एक तरह से मानते भी नहीं थे और ना मानना चाहते थे। इन चीज़ों पर यकीन तो करते ही नहीं थे। विज्ञान के छात्र थे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। अब उनको लगा कि बस आंखों का भरम है, जो मैंने देखा ना वो हकीकत नहीं है, मेरा मन ऐसा कुछ दिखा रहा है, हमें भरम में पड़ना नहीं चाहिए। फिर साइकिल को धकेलते हुए चलने लगते हैं। साइकिल फिर लग रहा है कि वही वजन, एकदम जैसे काफ़ी वजन हो चुका है। बड़ी मुश्किलों से वो अपने घर तक पहुंचते हैं। माँ बाप जब देखते हैं कि अरे मनीष तो पसीने में नहाया हुआ कल की तरह, माँ बाप हैरान हो जाते हैं, क्या बात है मनीष, तू साइकिल धकेल के आ रहे थे, चला के क्यों नहीं आ रहे थे? मनीष अब एक तरह से सांस लेने लगे, कहने लगे कि पापा जी पता नहीं क्या साइकिल में हो जाता है। अब देखिए ना, इधर से मैं कोचिंग गया था तो चढ़ के गया था, बड़े आराम से गया था, और जब उधर से लौटने लगा तो कल की तरह फिर समस्या हो गया, ये साइकिल बहुत वजन हो गया। अब उनके पिताजी साइकिल लिए, कह रहे हैं कि लाओ मैं देखता हूँ। जब पिताजी गांव में अपने घर के आसपास गली में साइकिल चलाने लगे तो साइकिल तो बिल्कुल हवा की तरह चल रही थी। अपने बेटे से कहने लगे, अरे मनीष तू झूठ बोल रहा है, देख साइकिल तो मक्खन की तरह चल रही है, अगर विश्वास नहीं है तो चला के देख ले। मनीष हैरान थे, ये कैसे हो सकता है। आखिरकार अब साइकिल को मनीष संभालते हैं, अब फिर चलाते हैं तो बिल्कुल हवा की तरह चल रही है। अब ये समस्या क्या था, ना तो परिवार के लोग समझ पाए और ना मनीष समझ पाए। हाँ,
उनके दिमाग में वो चीज़ जरूर कभी कभी नज़र आता था कि मैंने एक बूढ़े इंसान को सफ़ेद कपड़ों में अपने साइकिल पर कैरियर पर बैठे हुए देखा था आज जब मैं बाथरूम कर रहा था। लेकिन मन उनका मानने को तैयार नहीं था। उन चक्रों में पढ़ना भी नहीं चाहते थे क्योंकि विज्ञान के छात्र थे। अब विज्ञान कभी भूत प्रेत को मानता नहीं है, इसलिए वो उन चीज़ पर यकीन भी नहीं कर रहे थे। खैर, माता पिता कहने लगे, अरे बेटा अब छोड़, तू खाना पीना खा, आराम कर। अब एक तरह से साइकिल उनका जान का प्यारा था, लेकिन जो घर था ना बहुत छोटा था। अगर उसमें साइकिल ले जाते तो फिर आने जाने के लिए कठिनाई होती। इसलिए साइकिल घर के दरवाजे पर एक खंभा था, खंभे में और रस्सी से बांध देते थे कि कोई चोरी चकारी ना हो जाए। घर छोटा था इसी वजह से। लेकिन जब रात में उठते ना बाथरूम जाने के लिए तो एक नज़र अपनी साइकिल को जरूर देखते थे कि साइकिल मेरा सही सलामत है, कहीं चोरी तो नहीं हो गई। अब घर गरीबी में जी रहा था। अब इतना पैसा था नहीं कि अब कोई मोटा सा चैन ले आकर के ताला मार करके उसको रखा जाए। पैसे पैसे के लोग मोहताज थे। वो साइकिल कैसे उनका माँ बाप ने खरीदा था वो तो मनीष ही जानते थे। अब इस तरह करके जब रात में उनको बाथरूम लगाना, तब वो बाथरूम करने के बाद अब दरवाज़ा खोलते हैं मेन गेट ताकि साइकिल को देख सके। धीरे से दरवाज़ा खोल करके जब बाहर देखते हैं जहाँ साइकिल खंभे के साथ बंधी हुई है रस्सी के सहारे, उस साइकिल के पास में वही बुजुर्ग व्यक्ति सफ़ेद कपड़ों वाला नजर आया। उसी साइकिल के पास खड़ा हुआ इधर से कभी उधर देख रहा है। अचानक जब उसी बुजुर्ग को देखते हैं मनीष ना तो उनकी हालत खराब हो जाती है। ये क्या मैं देख रहा हूँ? इस बुजुर्ग को तो मैं अब उस पुलिया के पास में देखा था। वो साइकिल के कैरियर पर बैठा हुआ था। ये चक्कर क्या है? लेकिन वो बुजुर्ग कुछ ही देर में जैसे उनकी आंख झपकती है गायब हो जाता है। अब एक तरह से मनीष अब घबरा जाते हैं कि अब क्या करें भाई, ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आता है। आखिरकार अपने बिस्तर पर जाते हैं, आराम करते हैं और सुबह उठ करके जैसे नींद खुलती है साइकिल के पास जाते हैं। साइकिल अभी तक सही सलामत है और अपने माता पिता को बताते हैं कि देखिए मैंने रात में ऐसा कुछ देखा था। साइकिल के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति सफ़ेद कपड़ों में दिख रहा था और कुछ ही देर के बाद वो गायब हो गया। माता पिता भी अब समझाने लगे कि देखो तुम्हारा दिमाग है ना ठिकाने पर नहीं है। अरे होता तुम्हें हमेशा नजर आता और तुम कह रहे हो कि कुछ ही देर दिखाया इसके बाद गायब हो चुका। ऐसा संभव नहीं है बेटा। तुम अब एक तरह से दिमाग तुम्हारा परेशान है इस बात को लेकर के साइकिल चल क्यों नहीं रहा है। चलो मैं दूसरी जगह तुम्हें लेके चलूंगा, वो बढ़िया मिस्त्री है और उससे हम साइकिल को चेक करवाएंगे। जरूर साइकिल में ही नुक्सा है कोई जो गांव वाला मिस्त्री पकड़ नहीं पा रहा है। इसके बाद आप मनीष के पापा साइकिल लेकर के और दूसरे मिस्त्री के पास जाते हैं। वो भी मिस्त्री साइकिल को देखता है, कहता है कि सब कुछ तो सही है लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ। और फिर वो भी सर्विसिंग वगैरह कर लेता है और कहता है कि बस अभी से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ सही है, आप चला के देखिए। लेकिन दिन के टाइम में वो साइकिल बिल्कुल हवा की तरह चलती थी, अब बिल्कुल हल्का फुल्का, जरा से पेडल मारने पर दूर तक भागती थी। और वही साइकिल अंधेरा होते ही शाम को और फिर कई मन भारी हो जाती थी। ये चक्कर आखिरकार मनीष को समझ में नहीं आ रहा था। चलो मनीष खुश थे कि चलो अब बड़ा मिस्त्री देख लिया, अब ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं हुई। फिर शाम के टाइम कोचिंग में चल दिए। जब दिन का टाइम था साइकिल हवा से बातें करती हुई और अपने कोचिंग सेंटर पहुंच चुके थे। अब पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करने के बाद अब एक तरह से फिर अब उस गांव से निकलते हैं। अब गांव में से तो कुछ देर तक सही साइकिल चलती है जैसे कल की रात में हुआ था। अब फिर वही हालात हो जाता है। साइकिल अचानक उसका वजन बढ़ जाता है। कुछ देर तक पैडल मारते रहते हैं लेकिन आखिरकार थक जाते हैं। अब एक तरह से बड़ा परेशान हो जाते हैं कि साहब क्यों हो रहा है, ये मेरे साइकिल के साथ खेल क्या चल रहा है। ये बुजुर्ग व्यक्ति मुझे 2 बार दिखा है, आखिर ये है कौन।
अब एक तरह से साइकिल धकेलते हुए अब चलाने का हिम्मत नहीं रही। अब इतना उसमें वजन हो जाता था कि पैडल तो मार ही नहीं सकते थे, धकेलते हुए लेके चलने लगे। और तब भी साइकिल में वजन बढ़ा हुआ था। थक गए, एक जगह साइकिल स्टैंड पर लगा करके अब आराम करने लगे। अब कुछ देर के बाद में निगाहें उनकी साइकिल के कैरियर पर पड़ती है, तो वही सफ़ेद कपड़ों वाला बूढ़ा इंसान साइकिल के कैरियर पर बैठे हुए अब मनीष को घूर रहा है। उसकी आंखें अब एक तरह से लाल लाल सी नजर आ रही है। जैसे ही अब देखते हैं ना मनीष, वो डरते नहीं है, क्योंकि भूत प्रेत को तो मानते नहीं थे। विज्ञान के छात्र थे ना, भूत प्रेत पर कभी विश्वास अब विज्ञान करता ही नहीं था, तो मनीष भला कैसे कर ले। चिल्लाते हैं, अरे तुम कौन हो, मेरी साइकिल पर क्या कर रहे हो। अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था ना, अपनी कैरियर से, साइकिल कैरियर से हिला तक नहीं, और ना वो गायब हुआ। आराम से मनीष की तरफ देख रहा है। मनीष उठ के खड़े हो गए और साइकिल के पास पहुंच करके कुछ कदम दूरी पर खड़े होकर के बूढ़ा इंसान को घूरने लगे, जो उनको साइकिल के कैरियर पर बैठा हुआ था। और वो अब एक टक मनीष को देख रहा, मनीष उसको देख रहे हैं। तो मनीष अचानक बोले कि बाबा आप कौन हो, मेरी साइकिल पर क्यों बैठे हुए हो, क्या बात है, कहाँ के रहने वाले हो आप। अब बूढ़ा जो इंसान था साइकिल पर बैठे बिल्कुल मनीष को देख रहा था। फिर अचानक साइकिल से उतर गया। मनीष 2 कदम पीछे हट गए, क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही डरावनी लग रही थी। आंखें सुर्ख लाल लाल सी नजर आ रही थी। अब आंखों को देख करके मनीष थोड़ा पीछे हट गए कि मामला क्या है। आम इंसान की आंखें तो ऐसी होती नहीं है, तो इस बूढ़े इंसान की आंखें ऐसी क्यों दिखाई दे रही है। डर गए थे मनीष उसकी आंखों को देख करके। और तब बूढ़ा इंसान कहने लगा, तूने इस साइकिल को खरीदा है। बहुत भारी आवाज थी। मनीष बताते हैं, आवाज बहुत ही जैसे लग रहा था कि गहरे कुएं से निकल रहा हो। मनीष कहने लगे, हाँ मैंने पैसा खर्च किया है, मेरे परिवार वालों ने पैसा दिया है, और तब मैं ये साइकिल खरीदा हूं। बूढ़ा इंसान कहने लगा कि ये साइकिल मेरी है, अब मैं हमेशा अपने साइकिल के साथ रहता हूं। अगर तुम सही सलामत रहना चाहते हो तो ये साइकिल जहां से लेके आए थे और वहां वापस कराओ, इसी में तुम्हारी खैरियत है। और नहीं तो मैं इस साइकिल के साथ हमेशा रहूंगा और तुम इस साइकिल को चला नहीं पाओगे। बूढ़ा एक तरह से धमकी देने लगा। मनीष कुछ पल तो डरे जरूर थे उसकी आंखों को देख करके, लेकिन मामला अब एक तरह से बड़ी मुश्किल से मनीष साइकिल खरीद पाए थे। परिवार न जाने कैसे कैसे कर्जे लेकर के उस साइकिल को खरीदा था। और उस साइकिल को क्यों वापस कर दे भाई, अगर वापस कर देंगे तो इतना दूर कोचिंग क्लास कैसे जाएंगे, और घर का बाकी जो काम है, स्कूल जाना है, कैसे कर पाएंगे। मनीष डट गए कि ना, ये पैसा मेरा लगा हुआ है, मैं भला क्यों वापस कर दूं। अब बूढ़े में मनीष में बहस होने लगी। ना तो बूढ़ा अब एक तरह से मानने को तैयार था और ना मनीष झुकने को तैयार थे। आखिरकार बूढ़ा भी समझ गया कि लड़का ना तो डर रहा है अब, और ना मेरी कहना मान रहा है। आखिरकार बूढ़ा कहने लगा, देखो बच्चा, अगर तुम इस साइकिल को चलाना चाहते हो तो ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। अब मनीष बोलने लगे, भाई क्या करना पड़ेगा बताओ आप। तब वो बूढ़ा कहता है कि देखो, मुझे तंबाकू खाने की आदत है, अगर तुम मुझे तंबाकू दोगे तो मैं अब कोशिश करूंगा कि तुम्हारा साइकिल चलने दो, और नहीं तो बिल्कुल तुम इस साइकिल को रात के टाइम तो बिल्कुल चला नहीं सकोगे। ये मेरा चैलेंज है, अब सोच लो तुम्हें करना क्या है। हाँ, दूसरी बात, ये बात हमारे तुम्हारे बीच में रहेगी, इस बात को तीसरा व्यक्ति बिल्कुल ना जाने। अगर ये शर्त तुम्हें मंजूर है तो मैं तैयार हूं, आराम से साइकिल चला के तुम जा सकते हो घर में, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन रात के टाइम मुझे तंबाकू जरूर चाहिए, वो तंबाकू ले आकर के इसी कैरियर पर रख देना, आज जब मुझे लगेगा मैं तंबाकू ले लूंगा। अब एक तरह से तंबाकू उस टाइम में बहुत सस्ता मिलता था। अब मनीष अब एक तरह से मान चुके थे, चलो करके देखते हैं, क्या पता इससे मेरा काम बन जाए। आखिरकार विज्ञान के छात्र थे, प्रयोग करना चाहते थे। और वो कहने लगे, हाँ ठीक है मैं दे दूंगा। तो क्या
अब साइकिल मेरी भारी नहीं चलेगी? बूढ़ा हंसने लगा है, कहने लगा नहीं, जैसे तुम दिन में चलाया करते हो ना, जैसे हवा से साइकिल चलती है बिल्कुल हल्की, अब वैसे ही चलेगी। अगर विश्वास नहीं है तो अभी चला के देख लो। अब मनीष साइकिल संभाल लेते हैं। बूढ़ा इंसान नीचे खड़ा रहता है। साइकिल चलाते हैं तो बिल्कुल दिन के तरह साइकिल लगता है। एक पेडल मारते हैं तो साइकिल दूर भागती है। तब उनको विश्वास हो गया। तब वो पूछते हैं कि बाबा आप हो कौन? बूढ़ा कहता है कि मेरे बारे में मत पूछो, लेकिन इतना जान लो कि ये साइकिल मेरी है, मेरी आत्मा इसी साइकिल में बसती है। हाँ, तुम इस साइकिल को अब एक तरह से चला सकते हो, लेकिन मेरी शर्त मानने के बाद मुझे तंबाकू देना पड़ेगा। तो मनीष एक तरह से मान चुके थे और कहने लगे बाबा ठीक है, मैं आपकी ये बात जरूर मानूंगा। और इसके बाद बूढ़ा इंसान उल्टी साइड में चल दिया। अंधेरे में अब एक तरह से गायब हो चुका था। मनीष समझ गए कि चलो अब बला टली, जो भी है अब ना जाने क्या है। अब वो एक तरह से शर्त भी रखा था, इस बात को अपने तक सीमित रखना, अपने परिवार में किसी को नहीं बताना, दोस्त तो दूर की बात है। मनीष बड़ा खुश हुए, चलो बड़ी आसानी से अब साइकिल चला रहा हूँ। एक तरह से साइकिल हवा की तरह चल रही थी। जो समस्या था अब वो खत्म हो चुका था। साइकिल लेके पहुंचे मुस्कुराते हुए कि चलो अब साइकिल मजे में चल रही है। माँ बाप देखे कि हाँ मनीष साइकिल चला खा रहे हैं, ये बड़े मिस्त्री का काम है। बड़े मिस्त्री से हमने दिखाया ना तो समस्या दूर हो गया। अब माँ बाप भी खुश थे कि चलो अब कोई तकलीफ नहीं है साइकिल चलाने में मनीष को। लेकिन मनीष जो थे ना, अब एक तरह से रात को तंबाकू रखना करियर पर भूल चुके थे। चलो अब उस टाइम उनके पास तंबाकू था नहीं था, खरीदना था, अब वो रख नहीं पाए। सुबह हुई और तब उनको याद आया कि अरे उस बूढ़े बाबा के शर्त के अनुसार तंबाकू रखना था, मैं तो रख ही नहीं पाया। और घर में तंबाकू था भी नहीं, दुकान से लेके आना था। अब कहने लगे चलो कोई बात, आज की रात में रख दूंगा। लेकिन वो भूल चुके थे, तंबाकू वाली बात को दिमाग से निकल गया था। फिर अपने काम में लग गए, पढ़ाई, इधर उधर जाना। अब फिर शाम को टाइम कोचिंग गए। और जब उधर से वापस आने लगे ना तो वही कंडीशन फिर उनके साथ हो गई। और तब उनको ध्यान आया कि अरे जो बाबा ने कहा था मैं वो काम तो किया नहीं। अब एक तरह से बड़ा परेशान हो गए, साइकिल चल नहीं रही थी। आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद थक चुके थे। अब फिर साइकिल अब रास्ते में स्टैंड पर खड़ा होकर के सुस्ताने लगे कि आखिर बाबा कहाँ हैं, नजर क्यों नहीं आ रहे। कुछ ही देर के बाद में बाबा साइकिल पर बैठे नजर आए। अब बाबा को देखकर दौड़ते हुए अब साइकिल पर पहुंचे कि बाबा मैं तंबाकू लेना भूल गया था। और तब बाबा कहने लगे कि देखो मैंने तुम्हारे सामने शर्त रखी थी और तुम शर्त को निभा नहीं पाए, अब तुम ये साइकिल चला नहीं पाओगे। लेकिन मनीष अब एक तरह से बाबा से रिक्वेस्ट करने लगे, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए और आज की रात मैं ज़रूर तंबाकू रखूँगा। बस आज की रात बस मुझे अब ये काम करने दीजिए, और इसके बाद मैं कभी भी बोलूँगा नहीं। तंबाकू खरीद के अपने घर में रख लूँगा और इसके बाद हर रात को तंबाकू रखता जाऊँगा जितना आपने बताया है। बूढ़ा इंसान मुस्कुरा दिया और कहने लगा ठीक है, चलो तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, चलो जाओ तुम निकलो। फिर बूढ़ा इंसान साइकिल से उतर जाता है करियर से, उल्टी साइड में चल देता है। देखते ही देखते गायब हो जाता है। मनीष फिर साइकिल चला करके हवा की तरह चलने लगती है। और तब मनीष को समझ में आता है कि आखिर इस बूढ़े का कारनामा है। लेकिन विज्ञान पढ़ते थे ना, अभी भी उनको लगता था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन आखिरकार साइकिल तो चलाना था। अब रास्ते में दुकान से तंबाकू खरीदे, फिर अपने घर ले गए। अब माँ बाप भी बड़ा निश्चित थे कि अब साइकिल में कोई दिक्कत नहीं है, मनीष बड़े आराम से साइकिल चला रहे। आखिरकार घर के बाहर साइकिल अब ये खंभे में रस्सी के सहारे बांध करके अब फिर खाना पीना खाने के बाद अब रात हो चुकी थी। जब उनके माँ बाप सो गए ना, तब तंबाकू जितना बताया था और उतना जा कर के कागज़ पर एक पुड़िया बना करके करियर पर रख दिए थे। फिर आगे वापस सो गए। सुबह जब उनकी नींद खुली तो वही चीज़ ध्यान में आया कि अरे मैं तंबाकू रखा था करियर पर, चल के देखते हैं बाबा लिए कि नहीं लिए। जब वहाँ पहुँचते हैं साइकिल के करियर पर तो पुड़िया खाली पड़ा था, तंबाकू नहीं था उसमें, बस कागज़ पड़ा हुआ था।
आखिरकार वो समझ गए कि बाबा ने तम्बाकू निकाल लिया। अब इसके बाद तो रोज का ये अब एक तरह से खेल हो चुका था। दिन भर साइकिल बड़े मजे से चलती, रात को भी अब चलती थी। और सोने के टाइम आकर के वो काम करना नहीं भूलते थे, तम्बाकू रखना। अब एक तरह से वो अमावस की रात थी। अमावस की रात को कोचिंग क्लास से लौट रहे थे और एक जगह साइकिल चलाते चलाते बाथरूम लगा, तो साइकिल स्टैंड पर खड़ा करके अब फिर वो बाथरूम करने चले गए। जब वो वापस आए ना, तो साइकिल के पास में वही बूढ़ा इंसान अब नजर आ रहा था। और एकदम पहले तो धुआं धुआं सा कुछ नजर भी आता था, धुंधला धुंधला, लेकिन अब उनको क्लियर नजर आ रहा था। अब उसके पास पहुंच करके अब एक तरह से प्रणाम किए, बाबा आप ठीक ठाक है ना? तब वो बाबा हंस के मुस्कुराए और कहने लगे कि हाँ, मैं तो हमेशा ठीक हूँ और तुम सही कर रहे हो। मेरे लिए तम्बाकू हर रात को रखते हो। मुझे बड़ा अब तुम पर एक तरह से खुशी हो रहा है, आनंद आ रहा है। तुम अच्छी लड़की हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। देखना तुम एक दिन बहुत आगे तक जाओगे। अब बाबा एक तरह से आशीर्वाद दे रहे थे। अब फिर मनीष पूछने लगे कि बाबा, मैं विज्ञान का अब एक तरह से विद्यार्थी हूँ। अब मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता हूँ, ना विज्ञान हमें पढ़ाता है। तो बाबा, जो आप दिख रहे हो वास्तव में आप एक आत्मा हो? मनीष समझने लगे और तब बाबा कहने लगे, हाँ, मैं बिल्कुल एक आत्मा हूँ। और जिस घर से तुम साइकिल खरीद के लाए हो ना, वास्तव में ये साइकिल मैं ही चलाता था। मैंने ही अपने पैसे से साइकिल खरीदा था और इस साइकिल से मुझे बहुत ही मोहब्बत थी। मैं इसको हमेशा चमका कर रखता था, लेकिन इसी साइकिल की वजह से मेरी जान भी गई। एक जगह साइकिल से मैं टकरा गया, कहीं गिर गया और इसके बाद मेरी मौत हो चुकी थी। लेकिन जो मेरी आत्मा थी ना, इसी साइकिल में फंस के रह गई है। अब मैं हमेशा अपने साइकिल के आसपास ही रहता हूँ, इससे दूर मैं हो नहीं पाता हूँ। मनीष बाबा की बातों में अब एक तरह से अब समझने की कोशिश कर रहे थे। बाबा अपने बारे में सब कुछ बता रहे थे। अब एक तरह से मनीष पूछने लगे कि बाबा, आप दिन के टाइम भी नजर आते हो? और तब बाबा कहने लगे, हाँ, मैं मौजूद तो हमेशा रहता हूँ, लेकिन दिन की रोशनी में मैं किसी को दिखाई नहीं देता और ना तुम्हें भी दिखाई दूंगा। और देखो, सिर्फ अमावस की रात को ही मुझे अब इतना छूट मिला हुआ है कि मैं किसी के सामने आकर के आमने सामने इंसान की तरह अब मैं रह सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। अगर तुम कुछ दोगे ना मुझे खाने के लिए, तो वो भी मैं खा सकता हूँ। अब एक तरह से बाबा अपने बारे में सब कुछ बता रहे थे और तब वो कहने लगे कि आप हर रात तम्बाकू खाते हो, वो कैसा होता है? और तब बाबा कहने लगे मुस्कुरा करके कि हाँ, तम्बाकू तो मेरा जान बसता है। अब मैं उसके बगैर रह नहीं पाता। अब एक तरह से सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे मनीष आत्मा के बारे में, क्योंकि विज्ञान तो समझाता नहीं था ऐसी शक्तियों के बारे में। आखिरकार उनको बूढ़े इंसान से एक तरह से लगाव हो चुका था। अब उसको दादाजी कहते थे। अब एक नया नाम अब दे दिए थे और वो भी अपना एक तरह से जो बूढ़ा इंसान था अब अपना पोता ही समझता था। दोनों में मोहब्बत होती गई, लेकिन वो दिन के टाइम में बूढ़ा इंसान कभी भी मनीष को दिखा नहीं था और रात को भी नजर आता ना तो धुंधला धुंधला नजर आता था, साफ नजर नहीं आता था। सिर्फ अमावस की रात को बिल्कुल क्लियर नजर आता और वो मनीष को छू भी सकता था, मनीष भी उसको छू सकते थे, लेकिन और दिन नहीं। और रात में अब वो छूने की कोशिश भी करते ना तो जैसे हवा में हाथ लहरा रहे हो, उस बूढ़े को छू नहीं पाते थे। अब एक तरह से मनीष सब कुछ समझ गए कि हाँ, ये शक्ति होती है। हाँ, विज्ञान जरूर नहीं पढ़ाता, लेकिन ये शक्ति अब मौजूद है और तभी तो ये बूढ़ा इंसान अब इसकी आत्मा साइकिल के अंदर में फंसी हुई है। उस टाइम में जो पढ़ाई कर रहे थे, अब एक सरकारी काम के लिए, नौकरी के लिए वो कोचिंग कर रहे थे। अब वो उनकी एग्ज़ाम आ चुका था, पढ़ाई अब एक तरह से एग्ज़ाम दे भी चुके थे, पास भी हो चुके थे, लेकिन एक बाधा उनके सामने आ रहा था। अब बिना कुछ रिश्वत दिए, बिना कुछ ऐसा कुछ किए हुए वो नौकरी उनको मिल नहीं रही थी। अब एक तरह से उस टाइम में 70,000 रुपये की ज़रूरत थी और 70,000 रुपये कहाँ से लाए जाए? जब तक 70,000
उस अधिकारी को नहीं देते और तब तक उनका नंबर आने वाला नहीं था। सब पढ़ाई उनकी व्यर्थ जाने वाली थी। बड़ा ही मनीष परेशान रहने लगे। उनके परिवार, माता पिता सब परेशान रहने लगे कि आखिर इतनी बड़ी रकम लाए कहाँ से। उस टाइम ये रकम ज़्यादा ही थी आज के टाइम में। अब घर के परिवार के लोग इधर उधर घूमने लगे, कर्जा के लिए तलाशने लगे कि कोई है तो दे दो, लेकिन कोई भी नहीं दे रहा था क्योंकि वो गरीब परिवार से थे। अब क्या पता नौकरी अब पैसा लगने के बाद भी लगे कि ना लगे। अब एक तरह से लोग कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। अब 2-4 दिन अब बचा हुआ था टाइम। अगर इतने दिनों के अंदर वो पैसा अधिकारी को नहीं दिया जाता तब मनीष का नंबर भी नहीं आता। अब एक तरह से मनीष का नींद उड़ चुका था। अब परिवार का लोगों का यही हाल था, रात दिन इसी चिंता में डूबे रहते थे। मनीष आते जाते तो कहीं नहीं थे। अब दिन के टाइम में कोचिंग अब तो छोड़ चुके थे। हाँ, अब आसपास में दिन के टाइम में कभी पैसे के जुगाड़ में घूम लेते थे। अब साइकिल घर के पास खंभे के पास बंधा रहता था। अब अपने कमरे के अंदर में अब आराम कर रहे थे। लेकिन हाँ, वो जो तम्बाकू जो रखना था ना करियर पर, वो भूलते नहीं थे। हर रात उसी टाइम में जाकर के कागज के पुड़िया के अंदर में उस करियर पर तम्बाकू रखा देते। वो अमावस की रात थी जब ये सब चक्कर चल रहा था। पैसों का खोज भी नहीं हो रहा था कि कहाँ से पैसा लाया जाए। सब लोग परेशान थे। आधी रात हो चुकी थी। आज जो मनीष थे ना, अब उनकी आंखों में नींद अब एक तरह से उड़ी हुई थी। अब बड़ा संकट में फंसे हुए थे कि सब पढ़ाई मेरा व्यर्थ जाएगा, जितना भी टाइम मैंने लगाया इस नौकरी के पाने में सब बेकार चला जाएगा। जब तक मैं पैसा उस अधिकारी को नहीं दूंगा तब तक मेरा नंबर ही नहीं आएगा। पैसे का कोई इंतजाम नहीं हो रहा था। अचानक वो लेटे हुए थे और तभी उनके सामने में वही बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है, बिल्कुल आमने सामने। अब उसकी जो आंखें थी ना, लाल लाल दिखाई नहीं देती थी। जब उसको देखते हैं मनीष तो दादाजी कह के बुलाते हैं, दादाजी आप यहाँ पर कमरे के अंदर में। और तब बूढ़ा इंसान कहता है कि हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम लोग सारे के सारे लोग परेशान हो और तुम कहीं अब इधर उधर जा भी नहीं रहे हो। चक्कर क्या है मनीष? अब मनीष कहते हैं कि बाबा आपसे क्या छिपाना, लेकिन आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। आप तो खुद मरे हुए हैं, एक आत्मा है, तो आप मेरी मदद कैसे कर पाओगे? अब बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है। आओ, मनीष के बगल में चारपाई में बैठ जाता है। मनीष को सर पर हाथ फेरता है, अपने पोते की तरह मानता है और कहता है कि तुम मेरे पोते हो कि नहीं हो? मनीष कहते हैं हाँ दादाजी, मैं आपका पोता ही एक तरह से हूँ। तब वो बूढ़ा आदमी इंसान कहता है कि जब तुम लोग आपस में इतना अब एक तरह से संकट में जूझे हुए हो तो ये बात मुझे भी तो बता सकते थे। मनीष कहते हैं कि हाँ दादाजी, मैं कई बार सोचा कि आपको मैं बताऊं, लेकिन आप तो खुद एक आत्मा हो, आप पैसे का इंतजाम कहाँ से कर पाओगे? बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और कहने लगता है कि मनीष, एक बार मुझसे कहे कि तो देखते, मैं जरूर तुम्हारे लिए पैसे का इंतजाम करूंगा। तू चिंता मत कर, कब तक तेरे पास टाइम है? मनीष उंगलियों पर हिसाब लगाते हैं और कहते हैं कि बस 3 दिन बचा हुआ है। अगर 3 दिन के अंदर 70,000 रुपये नहीं दिए गए तब ये नौकरी मेरे हाथ से निकल जाएगी, सब परिश्रम बेकार हो जाएगा। बूढ़ा इंसान अब उनकी चारपाई पर बैठा हुआ और सोचने लगा है। आखिरकार सोचना बंद करता है और मनीष को कहता है कि बेटा तू आराम कर, आप समझ ले कि तेरे पास पैसा आ चुका है और तू ये नौकरी जरूर पाएगा। मैं देख रहा हूं कि रात दिन तू इतना परिश्रम करता है, मेहनत करता है इस नौकरी के पाने के लिए। ये नौकरी तुझे जरूर मिलना चाहिए। अब एक तरह से मनीष अब अपने दादा की तरफ यानी बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगते हैं कि ये बूढ़ा आदमी अब ये तो मर चुका है, इसकी आत्मा है, और ये इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगा? मन में एक शंका अब दिखाई देती है। अब वो जैसे बूढ़ा आदमी अब मन की बात पढ़ लेता है और कहता है मनीष, तुम मन में शंका मत रखो, देखना ये पैसा तुम्हें कल ही मिलेगा। अब किन हालात में मिलेगा अब मैं ये बताऊंगा नहीं। हाँ, पैसा तुम्हें जरूर मिलेगा और तुम्हारी ये नौकरी जरूर लगेगी। लेकिन ये बात जो है ना, जैसे हम आप आज तक अब एक दूसरे से बात हम आपस में करते हैं, तीसरे व्यक्ति को नहीं बताते हैं, ऐसे ही तुम इस बात को राज रखना, किसी को बताना नहीं बेटा।
मनीष कहते कि हाँ दादाजी, मैं आज तक आपकी बात को कहीं लिख नहीं किया हूं और आगे भी कभी लिख नहीं करूंगा। अब इसके बाद बूढ़ा आदमी आशीर्वाद दे करके कि मनीष खुश रहो, अब आराम करो, सो जाओ, सब टेंशन से मुक्त हो जाओ, देखना कल पैसे का इंतजाम हो जाएगा। अब फिर वो बूढ़ा आदमी चला जाता है। मनीष को नींद भी आ जाती है। सुबह जगते हैं, सब कुछ अब सपना तो था नहीं, आमने सामने की बात थी। माँ बाप परेशान अभी भी हैं। सुबह सुबह अब बाप जिनके पिता थे वो जाने लगते हैं तो मनीष टोकते हैं, पापा कहाँ जा रहे हो आप? तब उनके पापा कहते हैं, बेटा मैं पैसे के जुगाड़ में जा रहा हूँ, अब देखो माँ तो 3 दिन रह गया है, कहीं ना कहीं मुझे इंतजाम तो करना पड़ेगा, मैं रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, देखते हैं कि वहाँ कोई मदद मिल सकता है। मनीष उस पापा को रोक देते हैं कि पापा आप कहीं नहीं जाओगे, अगर हमारी किस्मत में नौकरी लिखा होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं आप इतना देख लिए हर जगह कर्जा मांग लिए, कोई आपको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कहाँ कहाँ जाओगे? आप रिश्तेदारी में कई जगह जा चुके हो, सबने हाथ खड़ा कर दिया है, किसी ने आपको कर्जा दिया? और पापा कहने लगे, हाँ बेटा तू बात तो सही कर रहा है, लेकिन कोशिश तो करना मेरा काम है, एक बार कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं नया रिश्तेदार है, अगर वो दे देगा तो। आखिरकार मनीष मना कर देते कि नहीं पापा बिल्कुल नहीं जाना है, आप घर में रहो, आराम से रहो, जो होगा देखा जाएगा, अगर नौकरी मेरे को मिलनी होगी तो जरूर मिल जाएगी, अब भागने की जरूरत नहीं है। अब वही होता है दोपहर के बाद में, जहां पर उनके पिता अब कर्जा लेने के लिए गए थे एक सेठ के पास में। अब उस गांव का बड़ा सेठ था, अब उसके पास कर्जा मांगने के लिए गए थे, एक बार नहीं 3 बार, लेकिन वो कह रहे थे कि सोना लाओ, कुछ जेवर लाओ, तब इसके बदले में पैसा दे पाऊंगा। अब इतना सोना चांदी तो उनके घर में था ही नहीं, मनीष के पापा के पास में, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं सेठ जी, मेरे पास इतने पैसे सोना जेवर तो है नहीं, अगर होता तो मैं बेच के और अपने बेटे को देता ताकि नौकरी लग जाए। और वही सेठ का एक नौकर अब आता है उनके घर में, कहता है कि सेठ जी आपको बुला रहे हैं, आइए अर्जेंट काम है। अब उनके पापा, मनीष के पापा समझ में नहीं पाते कि आप क्यों बुला रहा है, मैं तो 3 बार उस सेठ के पास जा चुका हूँ कर्जा मांगने के लिए, और वो तो हर बार मना कर दिया है। तब अब बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं, और वो नौकर कहता है कि चलिए सेठ जी आपको याद कर रहे हैं, अर्जेंट काम है। आखिरकार अब सेठ के पास पहुंचते हैं मनीष के पापा, और सेठ उनको देख करके अब एक तरह से मुस्कुराता है, कहता है कि आओ बैठो आप, चाय नाश्ता अब पूछता है। अब इसके बाद 70,000 रुपये निकाल कर अपने तिजोरी से और मनीष के पापा के हाथ में पकड़ा देता है, ये लो पैसे, अपने बेटे को काम कराओ, पैसा जब तुम्हारे पास में आ जाए दे देना, हमें ब्याज भी तुमसे नहीं लेना है। अब ये सब बदलाव दे करके अब मनीष के पापा एकदम दंग रह गए कि मैं इसके आगे 3 बार आकर के रोया, गिलगिलाया कि मेरी नौकरी के सवाल है मेरे बेटे की, आप मदद कर दीजिए, और जैसे ही मेरे बेटे की सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी अब मैं एक एक पैसा आपका ब्याज सहित लौटा दूंगा। और तब इसका दिल नहीं पसीजा और अचानक इसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, लेकिन अब पैसा सामने मिला हुआ था। सेठ जी को धन्यवाद करके वो कहने लगे कि जैसे ही सैलरी में मिलना शुरू हो जाएगा मनीष का, अब मैं पैसे आपका वापस करता जाऊंगा। सेठ कहने लगा, अरे परेशान मत हो, जब तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारे पास पैसा आ चुका है तब मुझे आराम से वापस कर देना, कोई जल्दीबाजी नहीं। और रहा ब्याज का मामला, मुझे 1 पैसा ब्याज नहीं चाहिए। अब वाकई में मनीष के पापा हैरान रह गए थे, अब ऐसा सेठ का हृदय बदल चुका था। खुशी खुशी अपने घर पहुंचते हैं, सारी बात अपने परिवार को बताते हैं। हम मनीष खड़े होकर सब सुनते हैं। ओ दादाजी की बात उनको याद आ जाती है, उस बूढ़े आत्मा का, कि बेटा कहीं भागने की जरूरत नहीं, पैसा तेरे पास चल के आएगा। और वही हो रहा था। आखिरकार पैसा मिला। तब पैसा मिलने के बाद अब एक तरह से अब मनीष का काम पक्का हो चुका था। अब पैसे की तो दिक्कत थी, 70,000 रुपया उस अफसर के पास पहुंच चुका था। अब मनीष का काम बन चुका था, सारा परिवार अब खुश था, मनीष भी खुश थे, चलो मेरा काम हो चुका। और वो जो साइकिल थी ना, अभी भी बाहर खंभे के पास बंधी रहती थी। लेकिन ये सेठ का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, पैसा कैसे दे दिया,
मनीष को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो जो बात थी ना, आखिरकार अब वो अमावस की रात को अब वो सब कुछ समझ में आया था। जब वो दादाजी, वो बूढ़ा आत्मा, जब मनीष के पास रात को पहुंचे थे कि बेटा अब तो तुम खुश हो ना, तुम्हारा काम तो हो गया ना। देखो तुमसे कहा था ना कि पैसा के लिए कहीं भागना नहीं है, पैसा तुम्हारे घर पर आएगा, चल कर के आएगा, आ गया ना। मनीष हाथ जोड़ ले कि हाँ बाबा जी, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही किया। और मनीष एक तरह से अब बहुत खुश थे। आप बाबा जी को आदर सत्कार दिए कि बाबा बैठो, अब कुछ खा पी लो। लेकिन कहने लगे नहीं, अब मुझे जाना है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। और इसके बाद वो बाबा रुके नहीं और चले गए। अगली सुबह जो थी ना, जब अब एक तरह से उठते हैं, अभी नौकरी पे तो टाइम था जाने के लिए, अब कुछ महीनों का, कुछ दिनों का देर था ज्वाइन करने के लिए, अभी गांव में ही थे। जब सुबह उठते हैं ना, घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो जो साइकिल खंबे के साथ बंधी रहती थी, साइकिल ही गायब। अब एक तरह से साइकिल ना पा करके पूरे परिवार के लोग अब एक डर गए कि साइकिल कहाँ गई, कौन ले गया। अब एक तरह से मनीष साइकिल ढूंढने लगे, साइकिल मिल के राजी नहीं। सारा दिन साइकिल के पीछे घूमते रहे, कहाँ गएगी, कौन ले गया। अब उनको लग गया कि साइकिल चोरी हो चुकी है। कई बार मन में ख्याल आता था कि कहीं दादाजी साइकिल तो उठा कर नहीं ले गए। लेकिन वो आत्मा थे ऐसे, वो काम अगर करते तो मनीष को जरूर बताते। अब एक तरह से सारा दिन ढूंढने पर साइकिल नहीं मिली। दूसरा दिन भी वो लोग ढूंढते रहे, साइकिल का आता पता नहीं चला। आखिरकार अब एक रात सोए ना तो दादाजी को याद करने लगे। दादाजी को याद करके अब मनीष सो चुके थे। तभी सपने में दादाजी नजर आए। अरे मनीष, हैरान मत हो, तुझे शंका है कि ये साइकिल मैं लेके गया हूँ ना। अरे मैं भला साइकिल क्या करूँगा भाई, उस साइकिल में तो मेरी आत्मा बसती है। अब मैं अपने आत्मा को लेकर इधर उधर थोड़ी भागूंगा भाई। साइकिल तेरी चोरी हो गई है, तू चिंता मत कर, ये साइकिल खुद चल के तेरे पास जिस जगह से उठी है, चुराई गई है, और उसी जगह पर आएगी। बस एक रात की बात है। नींद खुल चुका था और तब अब उनको लगा कि अरे मैं सपना देख रहा था, ये तो बाबा जी थे, दादाजी थे। आखिरकार अब वो दिन में भी, अगले दिन भी साइकिल ढूंढते रहे, लेकिन साइकिल का कहीं आता पता नहीं चला। आखिरकार मन मार करके अब वो फिर अपना घर में सो गए थे। अब कुछ दिनों के बाद अब नौकरी ज्वाइन भी करनी थी। अब वो जो तम्बाकू था, जो साइकिल पर रखने की आदत थी, अब वो एक तरह से अब वही रखने जब जाते तब उनको ध्यान आता कि साइकिल थी ही नहीं। बाबा जी कहाँ होंगे, दादाजी कहाँ होंगे, अब किस जगह पर होंगे। मन में बहुत चिंता थी। साइकिल का दुख नहीं था, दुख था कि बाबा जी, साइकिल की आत्मा उसी में बसती है। अब बाबा जी की आत्मा साइकिल के अंदर बसती है, अगर वो साइकिल चलेगी तो बाबा जी भी चले जाएंगे। इस बात का बहुत टेंशन था। अब एक तरह से जो मनीष थे ना, सब कुछ समझ चुके थे कि जो कुछ मेरे साथ में अच्छा हो रहा है सब बाबा जी की कृपा से, दादाजी की कृपा से, और टेंशन में रहते थे। सपने के बाद अब वो एक तरह से याद था। आखिरकार वो रात को अब खाना पीना थोड़ा बहुत खा करके सो चुके थे, और अगली सुबह जब उठते हैं ना, तब वहाँ पर दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि साइकिल जैसे खंबे के साथ बंधी हुई थी, और वैसी साइकिल बंधी है, और वो साइकिल कैरियर पर एक चिट्ठी भी रखी हुई है। दौड़ करके वो चिट्ठी उठाते हैं तो एक चिट्ठी एक चोर ने लिखा हुआ है कि देखिए मैं चोर हूँ, मैं कुछ मजबूरी बस आपके साइकिल चुरा के ले गया था, लेकिन जैसे ही साइकिल मेरे घर में पहुँची, अब मेरी तबीयत सब कुछ बिगड़ने लगी, मेरे परिवार की तबीयत बिगड़ने लगी। और तब जब हम परेशान हो गए, तब मुझे एक सपना आया रात में। एक सफ़ेद कपड़ों में एक बाबा नजर आए, और उन्होंने कहा कि जहाँ से साइकिल तो उठा के लाया है और उसी जगह पर पहुँचा दे, और देख इसके बाद में तुम्हारा परिवार बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और तुम भी स्वस्थ हो जाओगे, और एक चिट्ठी लिख करके माफ़ी मांग लेना, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब मैंने ऐसा ही किया हूँ। मैं अब एक तरह से भूल बस मैं चोरी किया हूँ, मेरी मजबूरी थी, अब आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। उसमें नाम पता कुछ भी नहीं लिखा था, किस गांव का बंदा था, लेकिन अब साइकिल मिल चुकी थी। और बाकी वो सपने की बात अब बिल्कुल समझ में आ गई कि बाबा ने कहा था तू चिंता मत कर,
साइकिल जहाँ थी वहीं पर आएगी। वो भी बात एकदम सत्य हो गया था। अब इसके बाद नौकरी लग चुकी थी। अब जो मनीष थे साइकिल तो घर पर ही थी। अब अपने काम में चले गए। अब कहते हैं कि जब भी मुझे कोई चिंता परेशानी होती थी अब मैं बाबा को याद करता था। अब बाबा मेरे पास में रात के टाइम जैसे सपने में आ जाते थे। अब जो भी परेशानी होती थी वो दूर करने की कोशिश करते थे। 11 महीने तक वो मुझे नज़र आते रहे। और इसके बाद मैं दिन के टाइम अपने काम पर जा रहा था। और दिन के टाइम एक बूढ़ा इंसान मुझसे अब आकर मेरे सामने रुक गया। और जब मैं इस बूढ़े इंसान को देखा तो मुझे तो बस वही शख्स नज़र आए, वही दादाजी। लेकिन वो दिन के टाइम कभी नज़र नहीं आते थे। मैं उनको देख करके हैरान था। मैं उनके पांव छुए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया कि मनीष अब तुझे से मिलने की इच्छा थी तो मैं आ गया। मनीष हैरान थे कि बाबा आप तो रात के टाइम मिला करते थे, कभी सपने में आते थे और कभी अमावस की रात को आमने सामने हो जाते थे, लेकिन आज तो दिन का टाइम है, धूप निकला हुआ है। और मनीष देख रहे थे कि धूप में भी उनको कोई परेशानी नहीं थी। मनीष बड़ा हैरान थे ये सब कैसे हो रहा है। और तब वो बाबा बताने लगे और मनीष का अब ध्यान उस तरफ था। देख रहे थे उनका चेहरा बिल्कुल चमक रहा है धूप की रोशनी में। और तब वो दादाजी मनीष के कहने लगे कि देख बेटा बड़ी दिल इच्छा थी और देख तू अपने पोजीशन पर पहुंच चुका है और तेरे आगे कोई परेशानी अब खड़ा नहीं होगा। और जब भी परेशानी खड़ा होना सब कुछ तेरे लिए अच्छा होता जाएगा, तू चिंता मत कर। अब मेरा जाने का टाइम हो चुका है। मनीष हैरान थे, कहाँ जाओगे बाबा आप तो आत्मा हैं, आप तो हमारे पास ही आसपास रहते हो, साइकिल में रहते हो, तो आप जाओगे कहाँ। बूढ़ा इंसान हंसते हुए कहने लगा कि बेटा मेरा अब पुनर्जन्म होने वाला है। आप मेरी एक तरह से इस आत्मा के शरीर से मुझे मुक्ति मिलने वाली है। अब बस मैं चाहता था कि आखिरी वक्त मैं तुझे देखूं। अब मैं तुझे देखना चाहता था और तभी मैं तेरे पास में आया। अब मेरे पास वक्त नहीं है। अब वही हुआ। कुछ ही देर के बाद धूप निकली हुई है, कड़कड़ाती धूप, और उसमें वो खड़े होकर बात कर रहे थे आमने सामने मनीष और दादाजी। अचानक उनका शरीर जैसे तेज रोशनी में नहा गया था। अब मनीष की आंखें चौंधिया गई थी। उनको लगा कि धूप की अब सीधी किरण उनकी आंखों में पड़ रही है। अब वो आँख अपना बंद करते हैं, अगले पल आँख खुलते हैं ना तो बाबा वहाँ से गायब हो चुके थे। मनीष की आंखों में आंसू आ चुका था कि अरे मैंने अपने दादाजी को खो दिया। रोते रहे, लेकिन मन में एक श्रद्धा थी और एक सोच भी था कि चलो अब दादाजी थे ना नया जन्म पाएंगे। अब उनका पुनर्जन्म, जैसे उन्होंने बोला था कि अब आत्मा से उनकी मुक्ति हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। हाँ दोस्तों एक बात तो बताना भूल गया, वो साइकिल उनके घर में आज भी है। उस साइकिल का उन्होंने फ़ोटो भी मुझे भेजा हुआ है, वो फ़ोटो भी लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगली रात को इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।